नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस पहला मैं वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको गणित पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के 15-15 प्रश्न मिलेंगे। टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे? आपको 45 प्रश्न मिलेंगे। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और एक सब्जेक्ट यहाँ पर बाल विकास में बढ़ाऊंगा। टोटल 60 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इसके लिए ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। यहाँ पर 45 प्रश्न मिलेंगे। मॉक टेस्ट के हिसाब से ये प्रश्न रहेंगे। प्रश्न में 4 प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे। जब तक आपको आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और अंत में बताइएगा कि भाई गणित पेडागोजी में से 15 में से कितने नंबर आए हैं ना। इसमें से 15 में से कितने नंबर आए, 15 में से कितने नंबर आए हिंदी पेडागोजी। इस प्रकार से आपको कमेंट्स के माध्यम से अंत में बताना है ना। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वहां पर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो 30 मॉक टेस्ट वहां पर है। माकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डाउनलोड करके रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गणित पेडागोजी के 15 प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए तथ्यात्मक प्रश्न मैंने यहाँ पर ज्यादा रखे हैं, व्यवहारिक प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति। यहाँ पर देखिए गणित की प्रकृति आपको बताना है। क्या ये अलंकारिक है, क्या ये तार्किक है, क्या ये कठिन है या फिर यहाँ सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है ना। ज्यादा यहाँ पर मैं समझाना मुझे नहीं लगता कि अब समझाने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम नजदीक है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है, तर्क करने वाली होती है ना, विश्लेषण करने वाली होती है। तो यहाँ पर गणित की प्रकृति कैसी होती है? आपकी तार्किक होती है। पहला वाला विकल्प सही होगा। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दूसरे पे आपने यदि क्लिक किया है तो बिल्कुल 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? कथन भी पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। तो कथन दिया गया है, जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? क्या बेकन के द्वारा कहा गया, ड्यूइट के, स्किनर के या फिर कॉमेट के? किसके द्वारा कहा गया कथन, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो कथन कहा गया है ये बेकन के द्वारा कहा गया है। जिस समय में मैं आंसर बता रहा हूं, समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को आप रोक कर पुश करके आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट में दे सकते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे का जो आंसर होगा आपका पहला होगा, बेकन के द्वारा दिया गया है। तो पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं किस प्रकार के होते हैं? जो गणित के नियम होते हैं वो जो निष्कर्ष होते हैं, क्या वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर फटाफट कमेंट के माध्यम से दे दीजिए। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए जो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, है ना। 4 विकल्प के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। वो सार्वभौमिक यानी सभी प्रकार में जो गणित के नियम है वो निष्कर्ष उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ भी है और सार्वभौमिक भी है, यानी कि वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए चौथा प्रश्न है, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई गणित को? विद्यार्थी का दुश्मन। तो विद्यार्थी का दुश्मन तो कहा नहीं जाता, है ना। शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी नहीं कहा जा सकता। मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का व्यायाम, क्या कहा जाता है दोनों में से? इसके बारे में आपको बताना है। यहां पर मन की भाषा ना होकर विज्ञान की भाषा है। क्या है? विज्ञान की भाषा। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या विज्ञान की भाषा होगा या फिर मस्तिष्क का व्यायाम होगा? मन की भाषा होता तो आपका राइट आंसर क्या होता? मस्तिष्क का व्यायाम। लेकिन गणित को क्या कहा जाता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जो बेकन के द्वारा दिया गया था कथन, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखा होगा आपने। तो ये क्या है? विज्ञान की भाषा है। गणित को विज्ञान की भाषा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मन की भाषा होता तो मस्तिष्क का व्यायाम आपका बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन विज्ञान की भाषा है तो विज्ञान की भाषा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहार गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग है। क्या संख्याओं का हिसाब लगाना है? गणित का भाग व्यवहारिक बताना है ना। यहाँ पर क्या लिखा? व्यवहारिक। जोड़ व बाकी करना है, समीकरणों को हल करना है या फिर बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना है? जल्दी से फटाफट 5वें का आंसर बताइए क्या होगा? व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? तो यहाँ पर देखिए वो होगा आपका बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। क्या होगा? बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना, यह व्यवहारिक गणित के अंतर्गत आता है। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए छठा प्रश्न आपका, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। जो विभाजनी है इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई? कोण बनाने में किया जाता है, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में या फिर रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में? विभाजनी का जो उपयोग है ये किस में किया जाता है ये आपको बताना है।
तो ये किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। विभाजन का उपयोग किसमें किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई लंबाई को ज्ञात करने में किया जाता है विभाजन का उपयोग। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित सार संग्रह के लेखक, यहां पर देखिए ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? गणित सार संग्रह के क्या आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, महावीराचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त है? कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक आपको बताना है कौन है। तो सातवें का आपका करेक्ट आंसर होगा महावीराचार्य, है ना। याद रखिएगा, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक है। आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज की गई थी, आपको पता होगा तो, है ना। शून्य की खोज पूछे तो वो कौन होंगे? आर्यभट्ट होंगे। और भास्कराचार्य की हम बात करें तो इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज इनके द्वारा की गई थी, और जो दशमलव संख्या प्रणाली के पूर्ण और व्यवस्थित उपयोग के साथ इनका जो पहला कार्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये क्या है? चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रदान किया था इन्होंने। क्या किया था? चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रदान करने वाले कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे, है ना। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका महावीराचार्य होगा। चलिए, आठवां प्रश्न आपका किसका कथन है? यहाँ पर कथन दिया गया है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है कि जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को क्या बना देते हैं? स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ये कथन किसका है? रस्क का है, नन का है, मेकन तथा रॉबर्ट्स का है या फिर वसीधर का है? सही आंसर क्या होगा? आठवें का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेकन तथा रॉबर्ट्स। क्या होगा? मेकन तथा रॉबर्ट्स। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि, देखिए स्वयं सिद्धि विधि के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। स्वयं सिद्धि विधि में वो कौन सी विधि है जो सम्मिलित नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। यानी कि नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है या फिर पॉजिटिव पूछा। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, क्या वो लिक्विड विधि है, गैर यूक्लिड विधि है, अनुवंशिकी विधि या फिर औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि है? कौन सी है जो स्वयं सिद्धि विधि में सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर देखिए यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि और औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि, ये तीनों ही सम्मिलित है, स्वयं सिद्धि विधि के अंतर्गत आती है। लेकिन जो अनुवांशिकी विधि है ये आपकी स्वयं सिद्धि विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, है ना। तीसरा वाला करेक्ट लगाया है तो एक नंबर बिल्कुल जोड़ लीजिएगा। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। गणित की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अभी हमने बताया, सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है या फिर सामान्य के लिए है। थोड़ी देर पहले यानी कि दूसरे प्रश्न में ही शायद या फिर पहले प्रश्न में ही इसका आंसर बताया था। गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती, तर्क करने वाली होती है। अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है? क्या माध्य है, माध्यिका, बहुलक या फिर परास? यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। 11वें प्रश्न का आंसर फटाफट देना है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में हम बात करें तो आपका माध्य होगा, माध्यिका होगा और बहुलक होगा। जो परास है ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, परास, है ना। तो फोर्थ विकल्प आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा यहां पर बताना। देखिए सर्वप्रथम विकसित शाखा के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? अंक गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी या फिर ज्यामिति है? गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा के बारे में आपको बताना है। विकसित शाखा के बारे में पूछे या फिर सबसे पुरानी शाखा के बारे में पूछे, है ना। याद रखिएगा, सर्वप्रथम विकसित शाखा के बारे में पूछे या फिर सबसे पुरानी शाखा के बारे में पूछे। सही आंसर आपका क्या होगा? अंक गणित होगा। क्या होगा? अंक गणित। ये सबसे अंक गणित जो है गणित की सबसे पुरानी शाखा है और यही सर्वप्रथम विकसित शाखा भी है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वहां है। मनुष्य के जीवन में जो गतिविधि में गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक, मोता, सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो यहां पर देखिए सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो आपका मेरे हिसाब से सामाजिक भी होता है और आर्थिक भी होता है।
है ना, दोनों ही होता है, सामाजिक भी होता है और आर्थिक भी होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प भी सही है और फोर्थ वाला विकल्प भी सही है। जो बुक में या फिर जो ये पूछा भी गया था आपकी टेट एग्जाम में, तो वहां पर आर्थिक करेक्ट आंसर माना था, है ना, लेकिन सामाजिक भी करेक्ट है, क्योंकि गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो सामाजिक में भी उपयोग में लाया जाता है सर्वाधिक, और आर्थिक स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना, चाहे तीसरा आप क्लिक करेंगे, फोर्थ क्लिक करेंगे, दोनों ही मेरे हिसाब से करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि या फिर अनुसंधान विधि है। पहले देखो, फिर सुनो और फिर समझो। ये जो सिद्धांत है किस विधि के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये विधि कौन सी होगी, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर अनुसंधान। तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन। जो प्रदर्शन विधि है इसमें देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई छात्र 5050 को कितना लिखता है, 550 लिखता है। तो वहां अर्थ है कि देखिए 5050 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन वो क्या लिख रहा है 550, यानी कि जो जीरो है वो यहां पर दर्शाता नहीं है। तो क्या वो स्थानीय मान के उदाहरण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, संख्याओं का उसे ज्ञान नहीं है, गणित का उसे ज्ञान नहीं है, या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो देखिए इस प्रकार की जो त्रुटि होती है बच्चों के द्वारा, उसका जो गलती होती है उसकी क्या होती है, उसे स्थानीय मान ज्ञात नहीं होता है, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती कि भाई इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का, सैकड़े का, कहाँ पे क्या रखना है, तो ये उसको पता नहीं होता है। तो यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट उसे नहीं है। तो 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए जरूर बताइएगा, है ना। फिर हम बात करेंगे पर्यावरण पेडागोजी की। अब यहाँ पर पर्यावरण पेडागोजी के 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो सभी के 15 प्रश्न पेडागोजी में यहाँ पर लेकर आऊंगा, है ना। तो 16वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है पर्यावरण अध्ययन में, कि प्राथमिक पूछा है, कौन सा स्तर पूछा है, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा क्या, प्राथमिक स्तर पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। ये एक दो चीजें जो हैं वो आपको याद रखना, नेगेटिव पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा स्तर पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। तो पहला विकल्प है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बताना है। क्या शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना कौन सा उद्देश्य नहीं है, है ना। तो देखिए शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है, कौन सा नहीं है इसके बारे में हमें बात करनी है। दूसरा विकल्प है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। फोर्थ विकल्प देख लेते हैं, यानी कि उद्देश्य के अंतर्गत ही सही है ना। तो फोर्थ विकल्प है पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है प्राथमिक स्तर के अंतर्गत। बात करें तीसरे विकल्प की, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। तो देखिए यहाँ पर जंगली जानवरों के बारे में यदि नहीं बताओगे तो वो सीखेंगे कैसे ना। अनभिज्ञ रखना ऐसा नहीं है कि उससे वो भयमुक्त रहे, उनके बारे में आप बताएंगे तो वो अच्छी तरीके से उनके बारे में वो जानेंगे और उनसे डरने की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो, कौन सा उद्देश्य नहीं है तो तीसरा वाला, है ना। ये तो वैसे ही आप कर दोगे, विकल्प देख के ही आंसर का पता चल रहा है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए परियोजना का सिद्धांत बताना है, जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना है, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना है, शिक्षार्थियों में सहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना है, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्रदान करना है। यहाँ पर परियोजना के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है पर्यावरण शिक्षण में। तो 17 का आंसर होगा आपका शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। ये परियोजना के सिद्धांत का या कह सकते हैं पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है
नल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लेनल बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी का बना होता है और उस पे आकृति वगैरह खुद से बनाना होता है या फिर कैसे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या उसमें चित्र बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, पुस्तक में चित्र दिखाते हैं या फिर किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाते हैं। तो फ्लेनल बोर्ड के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः उसमें क्या कहते हैं, लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसमें दर्शाते हैं। तो यहाँ पर किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है ना। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, फोर्थ वाला होगा। चलिए विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए, वह बात आपको बतानी है कि विज्ञान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है ना। ये भी ध्यान रखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री है ना, सीखने वाली जो सामग्री है उसका उपयोग करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों विकल्प हम देखेंगे, भाई चारों विकल्प हमें सही लग रहे हैं, अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो जो उसमें से बेस्ट है, या फिर वो जो तीनों विकल्प हैं जिसमें समाहित हो रहे हैं कि भाई तीनों विकल्प इसमें अंदर, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, तो इस प्रकार से भी आपको देखना है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों विकल्प ऐसे होते हैं कि चारों विकल्प हैं इसमें सही है, तो वहां पर हमें क्या देखना है कि जो तीन विकल्प हैं है ना, वो एक विकल्प में समाहित होने चाहिए, यानी कि उसका अर्थ वो तीन विकल्प के निकलना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विकल्प होना चाहिए है ना। तो यहां पर क्या है कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ये विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम जो सामग्री होती है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए वास्तविक वस्तु से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा है ना। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से आसूचित्र उपकरण के बारे में पूछा गया है। आसूचित्र पहले इसका उपयोग किया जाता था, क्या सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लेंस या फिर अभिवर्धक हैंड लेंस। तो यहाँ पर देखिए आंसू चित्र उपकरण के बारे में पूछा गया, तो फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्प्लिट लेंस है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले विज्ञान के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है उसे इन चारों बातों में से किसका, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अधिक ध्यान रखना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, क्या यह सही है। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए जहां पर अलावा आ जाए वो क्या नेगेटिव वर्ड में चला जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता, दूसरा वाला आपका गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अपने बाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षकों को अपने बाह व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, क्या सही होगा। देखिए अधिक ध्यान किस पर रखना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, एक अध्यापक को, तो वो रखना चाहिए सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में क्या हो, समान अधिकार मिलने चाहिए। कैसे अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। पहला विकल्प है आपका यहाँ पर छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। प्राथमिक स्तर पर आपको आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आकलन में शामिल, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यह आकलन में शामिल होना चाहिए। सेकंड वाला जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना होता है, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना होता है, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना होता है, या फिर विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना होता है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना होता है। फोर्थ वाला विकल्प है आपका
सही होगा। आई होप मैं प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ रहा हूं उस समय में आप आंसर लगा पा रहे हैं। यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो मैंने फिर आपको बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, है ना। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए किए जा सकते हैं, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो सरल प्रयोग और निदर्शन है, इसे किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सरल सा प्रश्न है, यदि 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए किया जा सकता है ना। तो दूसरा वाला जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। 1 अंक जोड़ लीजिएगा यदि आपने दूसरे विकल्प का चयन किया हो। तो नहीं किया है तो मत जोड़िएगा। दत्त कार्य का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यहाँ पर दत्त कार्य का संबंध में पूछा गया है, कथन सही कौन सा है, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है दत्त कार्य, इसके बारे में आपको बताना है। आई होप आपने आंसर का चयन कर लिया होगा। इसका सही आंसर है, जो दत्त कार्य होता है वो बच्चों को सूचना देने में, खोजने में, अपने विचारों का निर्माण करने में और उन्हें उच्चारित करने का ये अवसर प्रदान करता है दत्त कार्य, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या निरूपित है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना है, या फिर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि थोड़े से शब्दों में प्रश्न का जो उत्तर है वो बदल जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ पर क्या निरूपित करता है, पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। किससे, बाहरी दुनिया से जोड़ना, यह आपका प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। बाहरी दुनिया के बारे में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना, पहला वाला विकल्प सही होगा। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, सभी को पता होगा, है ना। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। 27 का सही आंसर क्या होगा। यदि इसका आंसर किसी बच्चे ने भी गलत दिया है तो मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। जो पर्यावरण शिक्षा के बारे में नहीं जानता, इन 4 विकल्पों में से आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या, बहुत सरल प्रश्न है, पर्यावरण के बारे में जानना और कुशलता विकसित करना, है ना, सरल सा प्रश्न है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है वो जरूर कमेंट्स करिएगा, है ना, याद से कमेंट्स करिएगा सर मेरा आंसर गलत है, और उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। जो नहीं पढ़ता वो भी 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर दे सकता है ना, बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे, है ना, जब आप पेपर दे रहे हैं तो अपने आप को शिक्षक समझना, है ना, शिक्षक समझ के पेपर देना कि मैं यदि एक शिक्षक हूं और मेरे सामने बच्चा है तो मैं उसको किस प्रकार ट्रीट कर सकता हूं, कितना उसके बारे में अच्छा सोच सकता हूं। जितना आप अच्छा सोचेंगे उस बच्चे के बारे में उतने ही आपके जो प्रश्न हैं, है ना, वो सही निकलने के चांस ज्यादा अधिक होंगे ना। उसके बारे में जितना ज्यादा भला सोचेंगे, जितना अच्छा कार्य करने उनके उसको जितना अच्छा आप मानेंगे, उतना चांस रहता है आपके जो सही आंसर है वो सही होने का, है ना। तो इसमें पहला विकल्प है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चल पाएगा। नहीं, यहाँ अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। या फिर हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। यहाँ पर यदि अभिभावक जो माता पिता हैं यदि अपने बच्चों का गृह कार्य करवा रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये क्या है,
है ना। तो ये आपके हिसाब से एक शिक्षक के माध्यम से आपको सोचना है। तो इसका सही आंसर होगा कि हाँ, इससे क्या होगा, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रकृति का पता चलता रहेगा कि भाई अपना जो बच्चा है वो किस प्रकार पढ़ाई कर रहा है, उसमें किसमें उसको दिक्कतें आ रही हैं, वो किस प्रकार अपनी पढ़ाई कर रहा है ना, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना या फिर बहुत कम शिक्षण करना। सूक्ष्म शिक्षण है ना, सूक्ष्म से आपको समझ में आ रहा है, सूक्ष्म ना छोटा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को क्या करना, छोटे छोटे, सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे होते हैं ना, इनको क्या करना है, छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना है ना। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? यहाँ पर जो समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा, इसके बारे में आपको बताना है। भाषा और विज्ञान को समेकित करना, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, या फिर तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में, है ना, समेकित का मतलब होता है समान रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक प्रक्रियाओं को संकल्पनाओं के साथ एक करना, है ना। यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, और 30 प्रश्न यानी कि आपके जो पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। अगले जो है वो आपका हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। तो हिंदी पेडागोजी के यहाँ पर शुरुआत प्रश्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का और 31वां प्रश्न है, बहुभाषिकता क्या है? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि 3 विकल्पों को ऐसा रखा गया है कि वो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पर 31वें का आंसर क्या होगा? जो बहुभाषिकता है वो क्या है? भाषा सीखने में क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ना ये बाधा उत्पन्न करती है और ना ही खतरे में डालती है और ना ही ये बहुत बड़ी बाधा है ना। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, है ना। बच्चे विद्यालय आने से पहले की बात की जा रही है ना। क्या अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरिलेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं? जो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा वो कोरिलेट तो होते नहीं है। क्या होते हैं? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। जो माता पिता यानी कि वहां की जो मातृभाषा होती है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ क्या होते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होता है, क्या होगा आपका? दूसरा वाला होगा सही आंसर, 32 का सेकंड। अगला प्रश्न है आपका, भाषा का प्राथमिक रूप है। जो प्राथमिक रूप है वो आपको बताना है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? क्या सांकेतिक है, व्याकरणिक है, लिखित है, या फिर मौखिक है? ना तो मौखिक है, ना लिखित है, ना व्याकरणिक है, क्या है? सांकेतिक है, संकेत द्वारा, है ना। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा आपका? सांकेतिक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? सबसे कमजोर तर्क आपको बताना है, कौन सा है? 4 विकल्प हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। तो पहला विकल्प है आपका, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में बनती है, या फिर विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो सबसे कमजोर होगा वो है भाषा साधन, है ना। विभिन्न विषयों के अध्यापन में जो भाषा साधन का कार्य करती है, ये आपका बहुत ज्यादा तर्क जो है वो सबसे कमजोर होगा, है ना। तो 4th वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, तमिल भाषा सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, है ना। जो सुहेल है वो तमिल भाषी है, तमिल का वो तो उसकी जो भाषा है वो कौन सी, तमिल है। यदि उसको हिंदी में भजन बोलना होगा तो वो क्या बोलता है, भजन बोलता है। तो भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, आपको डांटना है नहीं, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में बच्चों को कभी भी नहीं डांटना है। विकल्प में होगा तो नेगेटिव उसमें टैग वर्ड में चला जाएगा, इसको आपको सही नहीं करना है कभी भी। यदि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया तो वहां पर ये आपका सही विकल्प हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में ये कभी भी सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प है, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है या फिर भजन शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। क्या करवाएंगे आप, एक शिक्षक के रूप में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे भाई, आपका काम है कि भाई तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसे महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करने को कहेंगे या फिर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपका, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा गया है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है यह किस प्रकार का कार्य है। आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशनात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य या फिर सैद्धांतिक कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है ये आपको बताना है। तो ये किस प्रकार का कार्य होता है, अनुदेशनात्मक होता है। याद रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशनात्मक कार्य होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना। निम्नलिखित में से किसमें प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है। जो प्रभावमयता है क्या है, ये एक मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके संबंध में आपको जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है प्रभावमयता से, उसके बारे में आपको बताना है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना या फिर सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करना। तो यहाँ पर प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक किस विकल्प से है, इसके बारे में बताना है। तो वो विकल्प होगा आपका पहला वाला, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति करना, है ना। जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला, प्रभावमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो प्रभावमयता है क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक संबंध किस विकल्प से है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति करना, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना या फिर सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक है वो किससे है, पहले वाले विकल्प से, यानी कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति प्रदान करना। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति। यहाँ पर देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति है इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। क्या छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं, 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं, वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान होता है, छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होता है, आपका छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। चाहे आपके हिंदी विषय में पूछे, पर्यावरण में पूछे, गणित में पूछे, किसी में पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालक में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, ये आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार के प्रश्नों में बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वो कौन से प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। उस प्रश्नों के बारे में आपको बताना है।
तो देखिए जो जितना ज्यादा प्रश्न बड़ा होगा उतना ज्यादा रटने की आवश्यकता होती है, बच्चे को रटने की प्रवृत्ति वहां पर ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उनको रटने की प्रवृत्ति बच्चों में ज्यादा पाई जाती है ना, उनको रट लेते हैं। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं ये बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं या फिर इससे मिलता है ना। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। देखिए पहले वो क्या कर रहा है, समान लक्षण वाले अंशों का कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास भी कराता है। तो ये जो विधि है ये कौन सी विधि है, आगमन विधि में होता है, प्रयोग विधि में, समवाय विधि में या फिर खेल विधि में, उस विधि के बारे में आपको बताना है ना। 40 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके इसका सही आंसर बताएं। देखिए पहले वो समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, फिर उसके बाद उसका अभ्यास भी कराता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, प्रयोग विधि कहलाती है। कौन सी, प्रयोग विधि है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या कहा है, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य कौन सा है ना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के लोकगीतों को शामिल करने का। लोकगीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति है, लोकगीतों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना है, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करवाना है। क्या है सही आंसर, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण बात पूछी जा रही है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण बात कौन सी है, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना है ना। यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोकगीतों को शामिल करने का हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में। तो पहला वाला जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया भाषा की प्रकृति के संबंध में। क्या भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फूलती फलती हैं, भाषाएं एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। यहाँ पर कौन सा कथन उचित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती, तो कठोरता से नहीं करती है ना, भाषा जो है कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है, ये उचित कथन नहीं है भाषा की प्रकृति के संबंध में। पहला वाला विकल्प आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियां कविताओं के किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बताना है, प्राथमिक स्तर पर बताना है, और कहानियों कविताओं के पक्ष के बारे में बताना है। क्या वो प्रत्यक्ष उपदेशनात्मक है, कहानी कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना है, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव है, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियों एवं कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या मानते प्राथमिक स्तर पर कहानी कविताओं में, तो आप जितनी कहानी और कविताओं के बारे में बताएंगे उसका दोहराव करेंगे वैसे ही बच्चा अनुसरण करेगा, उसको सीख लेगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, घटनाओं शेरों पदों को में दोहराव है ना, कविताओं को जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना अच्छे से बच्चा सीखेगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाचन या फिर पठन वहां जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से सम्मिलित नहीं थे। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है, जिन पियाजे के, कैथलीन ओकार्नर, स्किनर या फिर चोम्स्की। दिया गया कथन किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो ये जो आंसर होगा आपका ये होगा कैथलीन ओकार्नर। किसके द्वारा दिया गया कथन, ये कैथरीन ओकार्नर के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये आपका हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न यहाँ समाप्त होंगे। इसमें से बताना है कितने आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। प्राय कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधित त्रुटियां पाई जाती है ना, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। यह कथन भाषा संबंधित किस विकार से संबंधित, यहाँ पर जो विकार है उसके बारे में बताना है, किस विकार से संबंधित है। ये हिंदी पेडागोजी में पूछा गया प्रश्न है। क्या यह व्याकरण संबंधित है, दृष्टि संबंधित है, वर्तनी संबंधित है या फिर उच्चारण संबंधित है, कौन सा विकार है इसके बारे में आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखिए शुरू में प्रश्न में ही लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना व्याकरण संबंधी, तो ये व्याकरण संबंधी ही होगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस 15 तो आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि इन तीनों विषयों में कितने कितने नंबर आए, और टोटल भी आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अभी कम से कम 20 दिन आपके बचे हुए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से माध्यम से बताना है। यदि आपने अभी तक हमारे ऐप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 29 रुपए में आपको वहां पर टेस्ट मिल रहे हैं, है ना, 30 टेस्ट मिल रहे हैं। उसके बाद रामायण पीडीएफ आपको 29 रुपए में मिल रही है। उसके बाद में जो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर है 2022-23 के, वो भी आपको 29 रुपए में मिल रहे हैं। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि कोई भी समस्या आती है तो वहां पर एक नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मुझसे एप्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।